तो मेरा नाम है निकांश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस फुल कोर्स। तो इस कोर्स में हम मास्टर करेंगे स्टैटिस्टिक्स को, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एज वेल एज आप कह सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर योर डेटा साइंस। इस कोर्स को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप स्टैट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न स्टैट्स and that's why I am creating this course to help you all। ये कोर्स डिजाइंड है for the absolute beginners, which means अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आपको एकदम ही आइडिया नहीं है कि स्टैट्स क्या होता है एंड इसमें क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो भी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर रियल वर्ल्ड डेटा साइंस जॉब्स। आप सबको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर चाहे डीप लर्निंग हो, ये सारे के सारे रिक्वायर्ड करते हैं नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। इस कोर्स में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे एज वेल एज स्टैट्स प्रिंसिपल को अप्लाई करना भी सीखेंगे टू डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट पाइथन। इस कोर्स में हम सब कुछ अच्छे से एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट इज स्टैट्स इन डेटा साइंस, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नॉर्मल एंड पॉइजन। एंड सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, की वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट स्टैट्स फॉर डेटा साइंस पार्ट 01। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स। Statistics is the branch of mathematics that deals with collecting, organizing, analyzing and interpreting data। तो देखिए, स्टैट्स एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डेटा के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब डेटा के साथ कैसे खेलते हैं? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसे अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसको एनालाइज करके हम उसमें से क्या करते हैं, काम की इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज मान लो आपका ये क्लासरूम है। ठीक है, अब इस क्लासरूम में कई सारे बच्चे होंगे, राइट, है ना, यहाँ पे मल्टीपल बच्चे होंगे। अब उन मल्टीपल बच्चों के बहुत सारा डेटा भी होगा। ठीक है, लेट्स सपोज इन सब बच्चों ने क्या करा, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया। ठीक है, अब जो इन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया हुआ, इनके मार्क्स आए होंगे। ठीक है, ओके, तो इनके मार्क्स मिल गए। अब आप मान लो आप एक टीचर हो। ठीक है, आप क्या हो, आप एक टीचर हो। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे इस क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा बच्चा ऐसा जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं। अब आप ऐसे क्यों करोगे? बिकॉज बीइंग अ टीचर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे यहाँ पे लाइक कमजोर हैं, उनका आपको ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको ज्यादा उन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपको उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी, राइट। तो इस काम के लिए आप क्या करोगे, स्टैट्स का यूज करोगे। अब इन बच्चों ने जो टेस्ट दिया होगा, आप उस टेस्ट के मार्क्स को क्या करोगे, एक जगह पहले कलेक्ट करोगे। ठीक है, ओके, अब कलेक्ट करने के बाद उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करोगे मतलब कैसे? ऑर्गेनाइज करने का मतलब हो गया आप उन सबको लाइक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप समझ लो हम उसे बड़े से छोटे में सेट कर देते हैं। ठीक है, लाइक हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको एनालाइज करोगे। अब ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब है जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे वो ऊपर होगा एंड जिनके मार्क्स कम होंगे वो नीचे होगा, राइट। ठीक है, अब आप इसमें एनालाइज करोगे। एनालाइज कैसे करोगे? जो भी बच्चा यहाँ पे इस लिस्ट में ऊपर आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा समझदार है, उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। वहीं जो बच्चा इस लिस्ट में नीचे है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर है पढ़ने में एंड उसमें हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब आप इसको एनालाइज करके आप एक फाइनल कंक्लूजन दे सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चों पे यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किस बच्चे के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैट्स का यूज करते हुए एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इवन मेंशन भी है, इट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ नंबर एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलना तो आप ऐसे भी कह सकते हो, स्टैट्स इज द साइंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। डेटा से लर्न करने के प्रोसेस को ही हम स्टैट्स कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रोसेस को नहीं, इसके साइंस को हम स्टैट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि स्टैट्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो देखो, आपको पता होना चाहिए 2 टर्म के बारे में। पहला टर्म होता है रो डेटा एंड दूसरा टर्म होता है इन्फॉर्मेशन। अब रो डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है? तो देखो, रो डेटा मतलब होता है एक ऐसा डेटा जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना हो, यानी कि एक मीनिंगलेस डेटा है। वही ऑन दी अदर हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक मीनिंगफुल डेटा होता है। ठीक है, अगेन यही सेम एग्जांपल आप ले लो। अब जैसे जो बच्चों ने टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का जो स्कोर आया था वो आपके लिए रो डेटा था। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे जस्ट आपको जो भी टेस्ट के स्कोर से थे वो लिखे हुए थे, आप उसमें से कोई भी मीनिंग नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, वही आपने स्टैट्स इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब स्टैट्स इंप्लीमेंट करके कौन ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है, कौन थोड़ा कमजोर स्टूडेंट, आप ये निकाल सकते हो।
आपकी क्लास का एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं वो निकाल सकते हो, आप एवरेज आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ऐसे अलग-अलग चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। अब जब आपने स्टैट्स को अप्लाई करा तो आपको यहाँ पे जो डेटा बचा हुआ होगा, वो आपके लिए एज़ अ इन्फॉर्मेशन काम करेगा, यानी कि मीनिंगफुल डेटा के रूप में काम करेगा। अब रॉ डेटा से इन्फॉर्मेशन तक जाने के लिए हमने यहाँ पे किस टूल का उपयोग करा? हमने उपयोग करा स्टैट्स का, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि स्टैट्स एक ऐसा ज़रिया होता है जिसकी हेल्प से आप रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो देखो, स्टैट्स अलाउ अस टू डिराइव नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा सेट एंड दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन, डिसीजन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आता है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है? द पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन का मतलब हो गया पूरे कंप्लीट ग्रुप को, कंप्लीट डेटा सेट को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब अगेन वही सेम एग्जांपल मैं आपको बार-बार दे रहा हूँ सो दैट आप वहाँ पे रिलेट कर पाओ उससे। तो देखो ये आपका क्लासरूम है, मान लो इसके अंदर 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो ये जो 25 स्टूडेंट का डेटा सेट है इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है? इसमें हम यहाँ पे सारे आइटम्स को इंक्लूड करेंगे या सारे पीपल को इंक्लूड करेंगे जिस भी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके? तो ये आपका पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन मीन्स कंप्लीट डेटा सेट। सैंपल का मतलब क्या होता है? तो सैंपल एक स्मॉलर पार्ट होता है पॉपुलेशन का ही। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो 25 स्टूडेंट है, इन 25 स्टूडेंट में से मैं आया, ठीक है? मान लो मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए एंड मैंने उनको एक सरप्राइज टेस्ट दे दिया ये चेक करने के लिए कि लाइक वो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है? अब ये जो मैंने 4 बच्चे सिलेक्ट करे होंगे ये सैंपल के रूप में काम करेंगे, ठीक है? अब सैंपल की हेल्प से मैं कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी क्लास के बारे में आइडिया ले सकता हूँ। मान लो ये जो 4 बच्चे मैंने सिलेक्ट करे रैंडमली, उन 4 स्टूडेंट्स का जो मैंने सरप्राइज़ टेस्ट दिया था, उसका स्कोर बहुत अच्छा आ गया। तो कहीं न कहीं इससे मैं ये कंक्लूज़न निकाल पाऊँगा कि मैंने रैंडमली 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करे और उनका स्कोर अच्छा आ गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये ओवरऑल जो क्लास है, समझदार है। मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके? तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी यही करा गया है, वी स्टडी द सैंपल एंड यूज इट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। ओके, हाउ डू वी चूज सैंपल? अब ये जो हमने सैंपल चूज किया, इस सैंपल को चूज करने के कई सारे मेथड होते हैं, कई सारी टेक्निक्स होती हैं। अभी हम यहाँ पे जो मेजर 3 टेक्निक्स का यूज करेंगे वो है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो नाम से पता चला है रैंडम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मैंने कोई से भी रैंडम 4 बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में और आगे समझाऊंगा और अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ये अभी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा हूँ। ओके, सिस्टमैटिक में क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए ऑर्डर का महत्व हो जाता है, ठीक है? चलिए, मुझे पता है नहीं समझा, अब यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, रैंडमली यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब जैसे यहाँ पे आप हर एक स्टूडेंट को देखोगे, मुझे क्या करना था, 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे। अब वो 4 कोई से भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है? किसी को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया है, तो देखो, लाइक पिकिंग नेम्स फ्रॉम अ बाउल विदाउट लुकिंग। अब इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। अगर आप फुटबॉल फैन हो तो आपको पता होगा कि यूरोप की जो सबसे प्रेस्टिजियस फुटबॉल लीग होती है उसका नाम है यूसीएल, यूएफए चैंपियंस लीग। अब यूएफए चैंपियंस लीग के जो ड्रॉस होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। एक बॉल होता है, ठीक है? बॉल मतलब आप समझ लो एक लाइक बर्तन मान लो, ठीक है? एक बर्तन होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग टीम्स के नाम रखे होते हैं, ठीक है? ओके, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग टीम्स के नाम है। अब फिर यहाँ पे कोई पर्सन आता है, वो पर्सन यहाँ पे 1 बाय 1 अलग अलग बॉल्स को निकालता है, ठीक है? यहाँ पे मतलब ये जो नाम लिखे हुए हैं, आप इसको चिट्स कह लो, ठीक है? अलग अलग चिट्स को निकालता है एंड इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ड्रॉ निकालते हैं कि किसका मैच किससे होगा, ठीक है? अब देखो इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे इंसान आया है जो चेक कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा उसको चिट सिलेक्ट करनी है, तो उसको नहीं पता कि वो कौन सा सिलेक्ट करेगा। रैंडमली वो सिलेक्ट कर रहा है तो कोई सा भी नाम आ सकता है। यहाँ पे जितने भी नाम होंगे इन सबको सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है? चलिए, ओके, तो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, लाइक चूजिंग 10 स्टूडेंट रैंडमली फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50। तो ये वही एग्जांपल हो गया जो मैंने पीछे दिया था, यहाँ पे इन्होंने बस नंबर चेंज कर दिया है, ठीक है? अब सेकंड बात करते हैं हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। तो स्ट्रैटिफाइड कहीं ना कहीं आपको नाम मिलता जुलता लग रहा है स्ट्रैटेजी से, ठीक है? तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा देते हैं। आप इसको कंडीशनल सैम्पलिंग भी कह सकते हो, ठीक है? बिकॉज हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे
कहीं ना कहीं हम एक कंडीशनल यूज करते हैं। तो देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप, जिसको हम स्ट्रेटा भी कहते हैं, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर और एज, देन टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। अब देखो सिंपल, हम यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब होगा, आप एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा रहे हो एंड देन आप सैम्पलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सिलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अ स्कूल, ठीक है। तो मान लो आपके पास यहाँ पे जो क्लासरूम था, आपने उसमें यहाँ पे अलग अलग बच्चे देखे, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक छोटा सा क्लासरूम है जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 6 स्टूडेंट्स में से कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं, ठीक है, ओके। 3 फीमेल एंड 3 मेल हो गए, अच्छा 4 फीमेल एंड 2 मेल है, सॉरी, ठीक है। अब मैंने अगर आपको कहा कि यहाँ पे सैम्पलिंग करो, लेकिन मेरे को सैंपल में सिर्फ और सिर्फ मेल चाहिए या सिर्फ और सिर्फ फीमेल चाहिए, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, आप मेल को सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब जिसको भी आपको सिलेक्ट करना, सिर्फ आप उसी को करोगे, दूसरे को नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा रहे हैं, तो आप इसको सिंपली कंडीशनल सैम्पलिंग भी कह सकते हो, ओके। अब लास्ट हमारा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम यहाँ पे ऑर्डर्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर का महत्व होता है, ओके। लाइक आप देख सकते हो, सिलेक्ट एवरी केस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलेक्टिंग एवरी 10th पर्सन ऑन अ लिस्ट ऑफ 1000, ठीक है। तो देखो, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपका जो, मान लो आप कॉलेज में हो, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉलेज के अंदर जो लाइक ब्रांचेस होती है उसमें कई सारे बच्चे रहते हैं, 100 बच्चे भी होते हैं, 120 बच्चे भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 300 भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब इन बहुत सारे बच्चों का डेटा देख के, उनको सैंपल सेलेक्ट करके उनका उनके बारे में इंटरप्रिटेशन देना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करेंगे। लेट्स सपोज आपका ये जो क्लासरूम है, इसके अंदर लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन 100 स्टूडेंट्स का वन बाय वन सबका यहाँ पे डेटा सिलेक्ट देखने से अच्छा है, इन सारे डेटा को जज करने से अच्छा है, हम यहाँ पे एवरी थर्ड स्टूडेंट का डेटा चेक करेंगे, ठीक है। एवरी थर्ड स्टूडेंट, अब हर तीसरे स्टूडेंट को आप यहाँ पे चेक करोगे कि उसका सीजीपीए कितना है, उसका एसजीपीए कितना है, उसका यहाँ पे असाइनमेंट स्कोर कितना है, उसकी एवरेज मार्किंग कितनी है, उसका आईक्यू कितना है। तो ऐसे आप यहाँ पे हर थर्ड स्टूडेंट को चेक करोगे। अब उन हर थर्ड स्टूडेंट का आप यहाँ पे क्या करोगे, सबको देखोगे एंड देन आप परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। अगर आपको दिखेगा कि हर थर्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे लगभग 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये जो आपने सिलेक्ट करा था डेटा हर थर्ड स्टूडेंट वाला, इसमें जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये इधर उधर ही लगे रहते हैं, ये मतलब अलग ही चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कौन सा चक्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर उधर अलग अलग चक्करों में लगे हुए हैं एंड ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इस 90% वाले डेटा से आप कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो 100 स्टूडेंट होंगे, मोस्टली ये भी इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे, ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। मतलब सारे के सारे नालायक होंगे, ओके। चलिए, अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। तो देखिए, तो जेंडर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लासरूम, तो ये क्लासरूम है, इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग यहाँ पे जेंडर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे तीनों टाइप की मैं आपको सैम्पलिंग करके दिखा दे रहा हूँ। रैंडम सैम्पलिंग में हमारा जो आउटकम होगा, या सॉरी जो सैंपल हम टेक करेंगे, इनपुट करेंगे, वो जो सैंपल होगा वो या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा, ठीक है। बिकॉज अगेन यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग है, कुछ भी आ सकता है। क्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम यहाँ पे ओनली मेल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो भी सैंपल उठाएंगे वो मेल ही होना चाहिए। वही सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम यहाँ पे ऑर्डर के यूज करते हैं, ऑर्डर को महत्व देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एवरी सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1 2, तो सेकंड पे ये प्रेजेंट है, फिर अगेन ये प्रेजेंट है, ठीक है, फिर ये एंड फिर ये। तो आप देख सकते हो MMFM, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या करा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियल लाइफ यूज ऑफ दिस सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो यहाँ पे रियल लाइफ यूज भी बताया गया, तो आप इसको देख सकते हो। ऑल्दो मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे बेसिकली क्या अच्छाई है, क्यों इसको यूज करते हैं, उसको एक बार समझते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में यहाँ पे एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अ यूनिवर्सिटी कंडक्ट अ सर्वे ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन टू अवॉइड बायस, 100 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर। तो देखो, रैंडम सैम्पलिंग को हम तब यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइसिंग हटानी होती है, यही यानी कि हमें यहाँ पे बाइसिंग नहीं चाहिए। बाइसिंग का मतलब होता है लाइक किसी भी एक चीज को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना, ठीक है। यानी कि आप कहते कह सकते हैं कि किसी की तरफ झुका हुआ आना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो
3 दोस्त हैं, ठीक है? 3 दोस्त में से जो 2 दोस्त हैं वो बायस हैं, ठीक है? इसका मतलब वो थर्ड वाले को परेशान करते हैं, वो दोनों ज़्यादातर एक साथ रहते हैं एंड थर्ड वाले को कहीं न कहीं भाव नहीं देते हैं, तो आप इसको बायसिंग कह सकते हो, लाइक एक तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव बना। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन के ऊपर सर्वे कराना चाहती है और वो चाहते हैं कि हमको यहाँ पे कोई भी बायसिंग देखने को ना मिले, ठीक है? यानी कोई भी ऐसे पैसे-वैसे खिला के या कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे झोल ना हो। तो यहाँ पे फेयरनेस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखते हुए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? रैंडम सैंपलिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? यानी कि हम कोई से भी रैंडम 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे देन उनके बारे में यहाँ पे बाकी जो भी डेटा सेट्स हमें चाहिए उसके बारे में देखेंगे, उनसे राय लेंगे कि मतलब आप कितने सैटिस्फाइड हो, ठीक है? स्ट्रेटिफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आप देख सकते हो कि एन एजुकेशन बोर्ड एम्स टू एनालाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट स्टूडेंट स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो एक एजुकेशन बोर्ड है जो कि यहाँ पे एनालाइज करना चाहता है एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग-अलग स्ट्रीम्स का, यानी कि साइंस का, कॉमर्स का एंड ह्यूमैनिटीज का। तो यहाँ पे रैंडम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है? हर स्ट्रीम के प्रोपोर्शनली, ठीक है? यानी कि बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, साइंस के जो बच्चे हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दे रहे हैं, आर्ट्स वालों को एक साथ कर दे रहे हैं, कॉमर्स वालों को एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे जज कर रहे हैं, आगे चेक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंडीशन हमने लगा दिया है। साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस में हम कैटेगराइज़ करेंगे, आर्ट्स का है तो आर्ट्स में एंड ह्यूमैनिटीज़ का है तो ह्यूमैनिटीज़ में। ओके, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ एक ही होता है। कॉमर्स का है तो कॉमर्स में, ठीक है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग अगेन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कंपनी जो इवैल्यूएट करना चाहती है एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयी है तो इन्होंने क्या करा, हर 20वें आदमी से पूछा कि आप यहाँ पे कितने सैटिस्फाइड हो? और सबने यहाँ पे झूठ बोल दिया बिकॉज़ आपको पता है वर्क कल्चर कैसा होता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे एक और रियल टाइम एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? तो अभी आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है, आईफ़ोन जो लेटेस्ट आया है वो 16 है, ठीक है? अब ऑल्दो मैं थोड़ा गरीब हूँ, थोड़ा क्या काफ़ी गरीब हूँ। तो यहाँ पे आईफ़ोन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कौन-सा आईफ़ोन अभी चल रहा है। मेरे सामने यहाँ पे शीट में लिखा हुआ है 16, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईफ़ोन 16 यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अब आईफ़ोन 16 एप्पल ने लॉन्च करा। अब एप्पल को जब प्रोडक्शन करना होगा, तो खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। एप्पल को जब आईफ़ोन यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा, तो क्या वो एक ही बार में 10 लाख या 20 लाख प्रोडक्ट बना देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक ही साथ 1 करोड़ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिए, फिर बाद में पता चल रहा है कोई खरीद ही नहीं रहा। तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो वेस्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? इंडस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती है। अब आप कहोगे कि भैया फिर कैसे वर्क करती है? तो यहाँ पे सैंपलिंग का यूज़ करते हैं, दे यूज़ सैंपल्स। अब देखो ये क्या करेंगे, 10,000 प्रोडक्ट बनाएँगे एंड उनको मार्केट में डाल देंगे, ठीक है? अब ये जो 10,000 है ये एक मैं एप्रोक्सिमेट अपने मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 10,000 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 10,000 हम मान के चल रहे हैं। अब ये जो 10,000 प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में उतारे, इसके बेसिस पे ये जज करेंगे। अगर यहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगी, मतलब ये जो 10,000 प्रोडक्ट होंगे, ये जल्दी-जल्दी बिक रहे होंगे, तब यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्शन की स्पीड होगी, उसको हम बढ़ा देंगे। मतलब और ज़्यादा जो आईफ़ोन है, वो प्रोड्यूस करेंगे। वहीं अगर सेल्स कम होगी, मतलब यहाँ पे 10,000 ही नहीं बिक रहे, तो आगे प्रोडक्शन करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो प्रोडक्शन को ही हम यहाँ पे स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री वर्क करती है। अब देखो, फॉर 10,000 फ़ोन्स, विल दे चेक ईच एंड एवरी फ़ोन मैन्युअली वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट? अब ये 10,000 फ़ोन है, क्या इन सारे फ़ोन्स को एक एक करके यहाँ पे चेक करा जाएगा कि सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, ऐसे नहीं होता। या इसमें कोई फंक्शनैलिटी है या नहीं, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है? तो एक-एक करके मैन्युअली चेक करने का तो कोई मतलब बनता नहीं, बिकॉज़ कितना फास्ट पेस्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया हो गई है, तो यहाँ पे अगर एक-एक करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड ऊपर से ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे व्हाट दे डू, दे क्रिएट बैचेस। यहाँ पे बैचेस बनाते हैं, ओके? तो देखिए, ये जो आपका 10,000 फ़ोन में हमने यहाँ पे इनिशियली प्रोड्यूस करे हैं, ये हज़ार-हज़ार के ग्रुप में यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हो बैच ए, बैच बी, बैच सी, ऐसे करते-करते बैच जे तक है यहाँ पे, ओके? अब ये क्या करते हैं, हर बैच के अंदर ये या तो सेकंड या थर्ड फ़ोन को चेक करते हैं। अब ये जो सेकंड या थर्ड फ़ोन को चेक करने का मतलब हो गया, यहाँ पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब ये हर दूसरा या तीसरा फ़ोन चेक करते हैं और जो चेक प्रोडक्ट है, लाइक हर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट इन्होंने चेक करा, दूसरा या तीसरा, अगर यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटेज आया वो 99.9% आ गया कि भाई यहाँ पे सही काम कर रहे हैं सब सारे फ़ोन। जितने भी फ़ोन को चेक करा है उनमें से 99% फ़ोन जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बैच होगा ये ओवरऑल सही होगा, ठीक है? तो इस बैच को अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर ऐसे ही बाकी सारे बैचेस के साथ भी यही होता है। अब इससे हमारा टाइम भी बचता है एंड साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी भी आ सकती है। अब यस, यहाँ पे हमेशा एरर का थोड़ा बहुत चांस तो रहता ही है, मतलब 100% एफिशिएंट तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट स्टिल यहाँ पे अच्छी खासी एफिशिएंसी आ जाती है, ओके? तो इसी तरीके से ये सारे बैचेस को चेक करते हैं एंड आगे किसी चीज़ को फॉलो ऑन कर देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज़ का। तो सेंट्रल टेंडेंसीज़ आखिर होता क्या है? तो देखो, मान लो ये आपके पास एक डेटा सेट है, बहुत बड़ा सा डेटा सेट है।
जब हमने इस डेटा सेट को हिस्टोग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट किया एंड हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद इन सारे डेटा सेट की जो प्रोबेबिलिटीज है हमने उसको यहाँ पे ज्वाइन करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका सेंटर में डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आपका यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम सेंट्रल टेंडेंसीज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर स्टैटिस्टिकल टूल दैट डिस्क्राइब द सेंटर और एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है ये आपको बताता है सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे यहाँ पे मेंशन करा गया, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अ टिपिकल वैल्यू लुक लाइक इन अ ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, तो अगेन इसका भी सिंपल सी बात है। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसीज क्या करती है, दे हेल्प इन नोइंग वेयर एंड फॉर व्हाट वैल्यू सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट। तो जो आपका यहाँ पे डेटा सेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आखिर उसका सेंटर कहाँ है, सेंट्रल पॉइंट कहाँ है और उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब हम जान पाते हैं विद हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अब यहाँ पे मेजरली 3 मेजर होते हैं जिसको आपने कई बार सुना होगा, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, चलिए, तो मीन जिसको हम अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, तो ये काफी सिंपल होता है। द मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा सेट है 10, 20, 30, 40, 50। अगर आप इन सबको ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ डेटा सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे 30 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, मीडियन की बात करें तो मीडियन आपको मिडिल वैल्यू के बारे में रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड डेटा सेट। ठीक है, अगर आपका डेटा सेट जो है वो ऑर्डर्ड है यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, अब वो ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, उसमें जो मीडियन होगा वो आपका मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो ऑड है तो आपका सीधे सीधे जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा एलिमेंट वो आपका मीडियन हो जाएगा। वहीं अगर आपका जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन है तो यहाँ पे आपका जो मीडियन होगा वो सेंटर के में प्रेजेंट 2 वैल्यूज का एवरेज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 15, 20, 25, 30, 35। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऑड नंबर है तो 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, सेंट्रल डेटा आपको दिख रहा है 25 है तो 25 यहाँ पे मीडियन हो गया। वहीं आप देखो 10, 20, 30, 40, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्योंकि ये ऑड इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे करते हैं सेंटर में प्रेजेंट जो 2 डेटा हमारे पास डेटा सेट या 2 डेटा एलिमेंट होंगे हम उनका एवरेज लेते हैं। तो देखो 20 + 30 डिवाइड में 2 आप कर दोगे। ओके, तो 20 + 30 डिवाइड में 2 करोगे तो ये 25 आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पे मीडियन आने वाला है। मोड की बात करें तो मोड आपको सबसे ज्यादा बार रिपीटेड एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, द मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट। जैसे आप देख सकते हो 5, 10, 10, 15, 20 है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 10। कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन मीडियन मोड देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। तो देखो अगर आपका जो डेटा सेट है वो टेबुलर फॉर्म में है यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में और आपको मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो 2, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका डेटा सेट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज है आप उनको नोट डाउन करोगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, कि क्या फ्रीक्वेंसी है इस डेटा सेट की। तो 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो 1 आपका यहाँ पे एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1, 2, 3। ओके, 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे करते करते आप सारी फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन कर सकते हो। अब आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यूज हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आया, 2 को 3 से करा तो 6 आया, 3 को 5 से करा तो 15 आया, 4 को 4 से करा तो 16 आया, 5 को 1 से करा तो 5 आया। ओके, अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। तो सबको ऐड करने में 44 आ रहा है तो 44 आप ऊपर लिखोगे और नीचे आप क्या करोगे, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आप उन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी, आपको उसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो मीन होगा वो 2.93 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म में ही अगर आपके पास जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस है यानी कि यहाँ पे आपका जो डेटा सेट है वो इंटरवल के फॉर्मेट में है। अब आप यहाँ पे मीन कैसे निकालोगे, अब देख सकते हो फॉर्मूला तो वही रहेगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्स आई तो गिवन नहीं है, तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस इंटरवल की मिडल वैल्यू को चूज करोगे। अब मिडल वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 30 + 40 करो तो 70 आया, 70 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 35 आ जाएगा। ये आपका मिडल वैल्यू है, मिड वैल्यू भी आप इसको कह सकते हो। आप इसको एक्स आई की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये 35 हो गया। सिमिलरली 40 + 50 करोगे तो 90 आएगा, 90 का आप 2 से डिवाइड करोगे तो 45।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 10-10 का गैप है, सेम यही गैप हमेशा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया। अब एक बार अगेन वही सेम क्वेश्चन आपके पास बन गया एफ आई एक्स आई वाला। तो एफ आई को आप एक्स आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करा तो 105, 6 को 45 से करा तो 270, ऐसे करते करते आप सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब जो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई था, यानी कि आप इन सबको ऐड करोगे तो 2940 आएगा, इसको आप ऊपर लिखोगे एंड डिवाइड में आप यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई करोगे, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो आपका आर होगा, यानी कि यहाँ पे 50 आ रहा है तो 50 से आप इसको डिवाइड करोगे। सॉल्व करने में आपके पास ये 58.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस क्या है? वेरिएंस एक ऐसा मेजर है जो आपको स्प्रेडनेस के बारे में बताता है कि आपका डेटा जो है वो मीन से कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यू इन अ डेटा सेट आर। इट टेल्स अस हाउ मच द वैल्यू डेविएट फ्रॉम द मीन या एवरेज। ठीक है, तो अगर वेरिएंस की वैल्यू कम है, वेरिएंस छोटा है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा पॉइंट्स है वो क्लोज होगा टू द मीन। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये आपको ब्लू वाला दिख रहा होगा, ब्लू वाला हमारे पास मीन है और ये बाकी सारे डेटा सेट है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे इन येलो वाले पॉइंट से इस ब्लू वाले पॉइंट का, तो ये काफी कम कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वेरिएंस है वो उसकी वैल्यू काफी कम है। वेरिएंस की वैल्यू कम होने का मतलब है कि जो आपका मीन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा क्लोजर है बाकी वैल्यूज से। वहीं अगर आपका वेरिएंस की वैल्यू बढ़ी हुई तो इसका मतलब जो आपका मीन है, ये जो आपको दिख रहा होगा सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो वेरिएंस बड़ा मतलब जो डेटा पॉइंट्स है वो दूर दूर है, वेरिएंस छोटा मतलब जो डेटा पॉइंट्स है वो क्लोज क्लोज है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो देखो, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक स्क्वायर क्वांटिटी होती है, एंड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब इसको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज यहाँ पे ये स्क्वायर क्वांटिटी नहीं होता, ये सेम क्वांटिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही ज्यादा बेटर वर्क कर जाता है। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ अ डेटा सेट। इट टेल्स अस हाउ मच द वैल्यू डेविएट फ्रॉम द मीन और एवरेज। It is the square root of variance and it is expressed in the same unit as the data, which makes it more meaningful that variance in many case। ठीक है, तो वेरिएंस से थोड़ा सा ही ज्यादा बेटर कंसिडर होता है काफी सारे केसेस में, बिकॉज ये सेम क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, वेरिएंस जो रहता है वो स्क्वायर्ड फॉर्म में रहता है एंड कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ा सा नुकसानदायी हो जाता है कई जगह पे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अगेन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। यहाँ पे जो n होता है ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपका ये जो x बार होता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, आपका ये जो x बार है ये कहीं ना कहीं मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो टोटल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो आपका x है वो आपके अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आप इस पे एक रूट लगा दोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड, अच्छा यहाँ पे मेरे को हाँ इसे चल गए, तो आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएंस या कई जगह उसे हम डायरेक्ट वेरिएंस भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है? रेंज एक सिंपल मेजर होता है डिस्पर्जन का, जो आपको बस यहाँ पे एक आइडिया देता है कि आपका जो डेटा सेट है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना गैप है। तो देखो, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट आइडिया देता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है। तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे आपका डेटा सेट है 15, 20, 25, 30, 35, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 35 है, जो मिनिमम वैल्यू है 15 है। आपको रेंज चाहिए तो आप क्या करोगे? मैक्स माइनस मिनिमम, 35 माइनस 15 जो कि आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो। इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, आपका डेटा सेट ये रहा है 68, 79, 38, 68, 35, 70, 61, 47, 58 एंड 66। तो आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चाहिए तो आपको दो स्टेप यूज करने होंगे। पहला स्टेप ये है कि आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा। अब एक्स बार का मतलब होता है मीन, तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप इन सबको ऐड कर दोगे, 68 प्लस 79 प्लस 38। आपको दिख भी रहा होगा, हमने यहाँ पे यही करा है, 68 प्लस 79 प्लस 38 प्लस 68 प्लस 35। ऐसे आप इन सबको ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, अगेन वही बेसिक मीन का फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी आ रही है 59। अब आप क्या करोगे? हर वैल्यू में से
एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 68 है, तो 68 में से 59 को आपने यहाँ पे माइनस करा है, इससे आपको क्या होगा, डेविएशन मिलेगा मीन से कितना है। 68 माइनस 59 9 आ गया, 79 माइनस 59 20 आ गया। ऐसे ही आप जितने भी डेटा सेट आपके पास, इन सब में से 59 को माइनस करोगे, आपके पास अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज आतेगी। ओके, तो ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब आप सेकंड स्टेप पे जाओगे जो कि आपका है स्क्वायर करना है इसको। तो आपके पास ये जो वैल्यूज आई है, आप सिंपली सीधा स्क्वायर करोगे। 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो ऐसे आप सबका स्क्वायर करोगे। ओके, अब आपका स्क्वायर डेविएशन आ गया। अब स्क्वायर डेविएशन आते ही आप सारे स्क्वायर डेविएशन को आपस में ऐड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 1898। तो 1898 को आप ऊपर लिखोगे। अगर आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस चाहिए तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करोगे। आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने 10 है, तो हमने 10 से डिवाइड करा। वहीं अगर आपको सैंपल वेरिएंस चाहिए तो आप यहाँ पे 10 में से एक कम करोगे, 10 माइनस 1 यानी कि 9 से डिवाइड करोगे। तो ये बात याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे वेरिएंस हो, हमेशा जब भी आपसे पॉपुलेशन के बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ नीचे एन यूज करना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। और जब भी आपसे सैंपल के बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ पे n माइनस 1 यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता तो आप क्या करते, सिंपली यहीं पे स्क्वायर रूट लगा देते। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट लगाया 1898/10, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया पॉपुलेशन का। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे सिग्मा निकाल लोगे √1898 अपॉन में 9, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया सैंपल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन एक और एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल आप देख सकते हो। 62, 85, 80, 62.5, 82, 72.4, 68, 65, 73.5 एंड 69। तो वही सेम स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी एक्स है आप इन सबको आपस में ऐड करोगे। तो ऐड करके आपके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 719.4। उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 10 है तो आपने 10 से डिवाइड करा, यानी कि आपका मीन कितना आ गया 71.94। अब आप स्टेप नंबर 1 यूज करोगे, मतलब x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है आप उन सब में से क्या करोगे, मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास यहाँ पे सारी अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। फिर आप स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, यानी कि आप इसी को स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आपको स्क्वायर डेविएशन निकालना पड़ेगा। आप इन सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर दोगे। जैसे 9.94 का आप स्क्वायर करोगे तो 98.80 आएगा। 13.6 का स्क्वायर करोगे तो 170.56 आएगा। 8.06 का स्क्वायर करोगे तो 64.96 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो इन सबको। आप स्क्वायर करने के बाद जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 605.02। अब अगर आपको यहाँ पे वेरिएंस चाहिए सैंपल का तो आप क्या करोगे, 605.02 को आप डिवाइड करोगे n माइनस 1 से, अगर आप सैंपल वाला पूछ रहे हो तो। ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का चाहिए तो 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या होता है? अ परसेंटाइल इज अ वैल्यू दैट डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट। तो किसी भी डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो वैल्यू होती है उसको हम परसेंटाइल कहते हैं। अगर आपने कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका सीयूटी हो, या कोई भी और एग्जाम हो सकता है, तो आपको वहाँ पे जो स्कोर्स मिलते हैं वो मोस्टली आज के टाइम पे परसेंटाइल में मिलते हैं। तो परसेंटाइल आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन के बारे में एक अच्छा आइडिया दे देता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। ओके, तो देखो अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो 60th परसेंटाइल आपका स्क्वायर आ रहा है। अब 60th परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि 60% ऑफ लोग आपसे पीछे हैं, इसका ये मीनिंग होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे डेटा सेट है अलग अलग एजेस का 1 2 3 4, खुद बच्चे उनकी एज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 99 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको ये मान लो स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो 50th वैल्यू है वो 99% आएगा। मतलब जो 50 है उसके कंपैरिजन में बाकी सारी वैल्यूज 99% छोटी है। ठीक है, तो देखो आप लिखा भी हुआ यहाँ पे 99% ऑफ डेटास वैल्यू इज लेस देन 50। ओके, कोटाइल क्या होता है? तो कोटाइल बेसिकली यहाँ पे परसेंटाइल का ही सब ग्रुप होता है। कोटाइल आर द वैल्यू दैट डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच कोटाइल कंटेन 25% ऑफ द डेटा व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन अ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमको स्प्रेड एज वेल एज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझाने में हेल्प करता है, एज वेल एज ये मिडिल वैल्यूज या मिडिल वैल्यूज को निकालने के लिए काफी ज्यादा काम भी आता है। तो 4 कोटाइल हमारे पास होता है। फर्स्ट कोटाइल को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है 25 परसेंटाइल। Q2 का मतलब होता है 50 परसेंटाइल, जिसका मीडियम परसेंटाइल भी कहते हैं। Q3 का मतलब होता है 75 परसेंटाइल। Q4 का मतलब होता है 100 परसेंटाइल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं परसेंटाइल के ऊपर ही बेस्ड होता है, एंड ये ऐसे ही वर्क करता है।
फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, उसमें एक टेस्ट हुआ, उसके अलग अलग मार्क्स है, तो 1 से 15 मार्क्स लाने वाले बच्चे को डी ग्रेड मिलेगा, 15 से 45 वाले को सी ग्रेड मिलेगा, 45 से 80 वाले को बी ग्रेड मिलेगा, 80 से 100 वाले को ए ग्रेड मिलेगा। अब देखो ये जो 100 है ये आपका 100 परसेंटाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिस भी बच्चे के यहाँ पे 100 मार्क्स आएंगे वो बाकी कंपैरिजन में 100% ज़्यादा आगे है, ठीक है। वहीं जिस भी बच्चे के यहाँ पे 80 मार्क्स आ रहे हैं वो 75 परसेंटाइल पे बैठा हुआ है। मतलब अगर आपके 80 मार्क्स आ गए तो आप ऑटोमेटिकली 75% ऑफ बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप करके दिखा रहे हो। ओके, 45 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कितने परसेंटाइल पे हो, मतलब 15 आधी क्लास से आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। 15 नंबर आ रहे हैं तो 25% ऑफ क्लास से आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। एंड अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 0 है, मतलब आप ही सबसे लास्ट हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, ठीक है, IQR भी हम इसे कहते हैं। द इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर द स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ द डेटा सेट। तो देखो ये जो मिडल वाला वैल्यू होता है, यानी कि आपको दिख रहा होगा 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल के बीच में ये जो आपके पास ये ग्रुप दिख रहा है। अब इस ग्रुप को डिस्कस करने के लिए, इस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे IQR को यूज करते हैं। ओके, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ कंसंट्रेटेड और डिस्पर्स द सेंट्रल वैल्यूज आर। तो सेंट्रल वैल्यू कितनी कंसंट्रेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है एंड कितनी आप कह सकते हैं स्प्रेड है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम IQR का यूज करते हैं। तो IQR क्या होता है? IQR इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1, यानी कि आप थर्ड क्वार्टाइल यानी कि 75 परसेंटाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि 25 परसेंटाइल को माइनस कर दोगे। ओके, IQR रिप्रेजेंट द रेंज विद इन विच द सेंट्रल 50% ऑफ द डेटा फॉल्स। तो IQR आपको एक ऐसी रेंज बताता है जिसमें आपका 50% ऑफ कंप्लीट डेटा लाई करता है। एक स्मॉलर IQR का मतलब हो गया कि जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मीडियन के क्लोज है। वही एक लार्ज IQR का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे आपका डेटा सेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्प्रेड है सेंट्रल वैल्यूज के कंपैरिजन में। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, राजन जस्ट टुक हिज फर्स्ट मैथ टेस्ट इन हिज कॉलेज एनालिसिस क्लास। His professor says he scored in the 80th percentile for the class. Rajan's professor posts a list of grades without the name on the blackboard. There are 12 students in the class and 12 grades on the board. The grades are, तो देखो राजन ने यहाँ पे अपना पहला मैथ का टेस्ट दिया था अपने कॉलेज में एंड उनके प्रोफेसर ने कहा कि उसने 80th परसेंटाइल स्कोर किया है। अब उन्होंने राजन को डायरेक्ट नंबर तो नहीं बताया, पता नहीं क्यों, थोड़े से रैक लगते हो, डायरेक्ट बता देते तो ज़्यादा फायदा रहता। उन्होंने डायरेक्ट नंबर नहीं बताया बट उन्होंने यहाँ पे सीधे 12 स्टूडेंट के नाम लिख दिया और उनके ग्रेड्स लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ग्रेड दिख रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए आपको 80 परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना होता है, आपका यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी डेटा सेट गिवन है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट कर लो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब देखो मोस्टली यहाँ पे सारे लोग जो रहते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो हम भी असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे। तो देखो आपको दिख रहा है 38, 46 ऐसे करते करते 93 तक आपका डेटा सेट आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपका n कितना है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 12 स्टूडेंट थे तो 12 यहाँ पे आपका डेटा सेट है। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताई दिया कि असेंडिंग ऑर्डर से करना होता है। स्टेप नंबर 2, आपको जितना भी परसेंटाइल चाहिए होता है आप उसको 100 से डिवाइड करते हो एंड मल्टीप्लाई कर देते हो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको 80 परसेंटाइल निकालना है तो 80 को आपने डिवाइड करा 100 से, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास यहाँ पे 12 है तो आपने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कटिंग वगैरह करके आपको यहाँ पे 9.6 देखने को मिलेगा। देखो जब भी आपका यहाँ पे आंसर डेसिमल में आता है तो आप यहाँ पे राइट हैंड स्विच करते हो, मतलब 9.6 की जगह आप सीधे 10 यूज करोगे। तो इसका मतलब 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमारा कहीं ना कहीं 80th परसेंटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे 10th पोजीशन पे कौन है। तो आप अपना इस वाले ऑर्डर में देखना, ठीक है, जो असेंडिंग वाला है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 पोजीशन पे आपका 84 है। तो यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे जो 80th परसेंटाइल स्कोर है वो 84 है, मतलब राजन के 84 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे IQR की। तो अगर इसी डेटा सेट में हमको IQR चाहिए तो हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1, 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल। परसेंटाइल निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 75 डिवाइड में 100 इंटू में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे 12 है तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 25/100 इंटू में 12। अब ऐसे करते हुए आपके पास यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो 9th एलिमेंट आपका यहाँ पे 75 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 3rd एलिमेंट आपका यहाँ पे 25 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9th एलिमेंट जो है वो 78 है एंड 3rd एलिमेंट जो है वो आपका 55 है। तो 78 माइनस 55 23, तो 23 आपका यहाँ पे IQR आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आउटलायर्स की। तो आउटलायर क्या होते हैं, तो आउटलायर नाम से आपको चल रहा है कि अलग से एलिमेंट, अलग एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा ऑड होगा, ठीक है। तो देखो
An outlier is the data point that is significantly different from the rest of the value in a data set. It lies far outside the expected range and may indicate variability in measurement, data entry error, or a unique case worth further investigation. तो देखो आउटलायर सिंपली आपका यहाँ पे एक अलग से एलिमेंट है, ठीक है, यानी एक यूनिक एलिमेंट है। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपका डेटा सेट ये रहा 1 2 3 7 10 12 फिर एकदम से क्या 1000 2000 आ गए। अब इस डेटा सेट को देख के अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इनमें से अलग क्या है, इसमें से ऑड क्या है, तो आप कहोगे कि 1000 और 2000 ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ी अलग वैल्यूज़ है। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू भी हो, तो भी आप सही सेम यही बात कह सकते हो। ओके, तो एक ऐसी वैल्यू जो कहीं न कहीं आपके ओवरऑल डेटा सेट से थोड़ी हटके है, थोड़ा अलग है, उसको हम आउटलायर कहते हैं। अब आउटलायर यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर सकता है अलग-अलग रीज़न की वजह से। हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल डेटा है एंड इसलिए ये आउटलायर आपके पास आया हो सकता है कि यहाँ पे डेटा एंट्री का एरर हुआ हो या फिर यहाँ पे कोई यूनिक केस भी हो सकता है जहाँ पे इस आउटलायर की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए एंड इसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो। तो ऐसी अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं आउटलायर के बारे में। ओके। अब आउटलायर के बारे में पढ़ लिया बट आउटलायर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं? तो आईक्यूआर को कैलकुलेट करने के लिए हम तो आउटलायर को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं आईक्यूआर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे एक लिमिट होती है, एक लोअर बाउंड होता है और एक अपर बाउंड होता है। तो हमारे डेटा सेट में जो भी लोअर बाउंड वैल्यू होगी, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू होती है। अगर इससे छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा आउटलायर। वहीं अपर बाउंड क्या होता है, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके डेटा सेट में। यानी कि इस अपर बाउंड के बाहर जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे आपके आउटलायर होंगे, ठीक है? तो लोअर बाउंड से कोई छोटा नहीं चलेगा, अपर बाउंड से कोई बड़ा नहीं चलेगा। वहीं लोअर बाउंड होता क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर और अपर बाउंड क्या होता है? Q3 प्लस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है 16 स्टाफ मेंबर्स की, ठीक है? तो ये यहाँ पे थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में गिवन है, 16,000 19,000 ऐसे दे रखा है। तो आपके पास एक डेटा सेट गिवन है। अब आपको यहाँ पे आउटलायर चेक करना है। तो अगेन सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, तो इसलिए हमको ये स्टेप करने की नीड नहीं है। अब हम यहाँ पे आउटलायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि ये अपर बाउंड है Q1 माइनस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर। अगर इससे कोई भी छोटी वैल्यू है तो वो आपके लिए क्या होगी? आउटलायर। या फिर ये जो आपका लाइक अपर बाउंड है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर जो है, अगर इससे कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो वो आपके लिए आउटलायर होगी, ठीक है? लोअर बाउंड से कोई छोटा नहीं होना चाहिए, अपर बाउंड से कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर की वैल्यू निकालोगे, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी, ठीक है? 25/100 इंटू में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आप करोगे। सिमिलरली 1.5 टाइम्स आईक्यूआर, तो आईक्यूआर आपको पता है कि 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ओवरऑल सारे कैलकुलेशन करके सारी वैल्यूज निकालोगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 11। तो इस 11 वैल्यू से आपको पता चलता है कि ये आपका लोअर बाउंड है, मतलब 11 से कोई भी छोटी वैल्यू अगर इस डेटा सेट में अवेलेबल है, तो वो आपके लिए एज अ आउटलायर काम करेगी, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपर बाउंड की। तो देखो अपर बाउंड आपको दिख रहा है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स आईक्यूआर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 51 आ रही है, ठीक है? आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख ही सकते हो, यही सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो 51 वैल्यू आ रही है। अब इस 51 वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हमारे डेटा सेट में, हाँ या ना? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 55 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 55 क्या है? एक आउटलायर है, यानी कि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए लेकिन तब भी ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मेजर ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। अब मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेजर ऑफ एसोसिएशन आपको दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में क्या इंटर रिलेशन है वो आपको बताता है, ठीक है ना? या क्या एसोसिएशन है वो आपको बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेजर होते हैं एसोसिएशन के, एक होता है कोवेरियंस, एक होता है कोरिलेशन। तो जो कोवेरियंस होता है ये आपको लीनियर एसोसिएशन के बारे में स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है? कि आपके अगर दो अलग अलग वेरिएबल है वो एक दूसरे से कैसे रिलाई कर रहे हैं। मतलब मान लो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है? आपके पास यहाँ पे एक है वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल है बी, ठीक है? मैं यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ, ए और बी। अब इनके बीच का रिश्ता कैसा है ये आपको देखना होगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे एसोसिएशन निकालना होगा इनके बीच का। अब ऐसा हो सकता है कि ए अगर बढ़ रहा हो सकता है बी भी बढ़े। ये इसको उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ए अगर बढ़ेगा तो बी इससे चलेगा और उल्टे रास्ते भाग जाएगा, यानी कि नहीं इसके साथ जाएगा, अपोजिट चलेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इन पॉसिबिलिटीज को जज करने के लिए हम क्या करते हैं? कोवेरियंस का यूज करते हैं। तो देखो कोवेरियंस आप यहाँ पे पॉपुलेशन एंड सैंपल के लिए निकाल सकते हो, वही सेम हिसाब है।
पॉपुलेशन होगा तो नीचे आप एन यूज करोगे, सैंपल होगा तो एन माइनस वन यूज करोगे। फॉर्मूला क्या रहता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोवेरियंस निकालना है तो आपको सिंपली 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपको एक्स और वाई का सेपरेट मीन निकालना पड़ेगा, फिर आपको एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन निकालना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप में आपको एक्स माइनस मीन वाली वैल्यूज को वाई माइनस मीन से मल्टीप्लाई करनी होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। तो देखो, आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एज और हाइट, एक्स और वाई। ठीक है, तो एज की वैल्यू आपके पास दिख रही है 1 2 3 4 5 है, और हाइट की वैल्यू भी आपको दिख रही है 75 85 94 101 एंड 108 आपके पास गिवन है। ठीक है, अब पहले स्टेप आप एक्स का मीन और वाई का मीन निकालोगे, तो एक्स का मीन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स वालों को सबको ऐड कर दोगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि 5 है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 15 को 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू आप कितनी आई 3। अब आप वाई मीन निकालोगे तो मतलब वाई वालों को सबको ऐड करोगे और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जो 5 है उससे डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आपका वाई का मीन कितना रहा है 92.6। अब स्टेप नंबर 2 पे आप आओगे, यानी कि एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन करोगे। तो देखो, एक्स माइनस एक्स वाले का मीन यानी कि 1 में से 3 माइनस किया, 2 में से 3 माइनस किया, तो जितना भी आपका एक्स का मीन जो आया था, जो 3 आया था, आप सब में क्या करोगे 3 से माइनस करोगे, यानी कि आप एक डेविएशन निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स मीन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सेम काम आप वाई के साथ भी करोगे, तो वाई वाले एलिमेंट जो है उनको आप वाई मीन से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास यहाँ पे वाई माइनस वाई मीन की भी वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -2 को आप -17.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 35.2 आएगा, -1 को -7.6 से करोगे तो 7.6 आएगा। ऐसे ही आपको इनको लगातार मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब जैसे आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ये पे वैल्यू आ जाएगी, आपको सिंपली इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके आपको इसको ऊपर लिखना है एंड डिवाइड कर देना है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर आपसे यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए पूछ रहा है तो एंड n-1 यानी कि 5 में से एक कम से डिवाइड करोगे, अगर आपसे सैंपल के बारे में पूछ रहा है तो। ओके, अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आने वाली होगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो वेरिएबल जो दोनों है ये एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर एज बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। वहीं कोवेरियंस की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो इसका मतलब होता है कि एज तो बढ़ेगी लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि हाइट उल्टी चलेगी, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोवेरियंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो कोरिलेशन जो रहता है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा और बेहतर इंटरप्रिटेशन दे देता है लीनियर एसोसिएशन का ही। ठीक है, तो ये कोवेरियंस से डिराइव्ड हुआ है, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। इसकी वैल्यू -1 से 1 के इन बिटवीन लाई करती है। जितनी ज्यादा क्लोज होगी -1 की वैल्यू, उतनी ज्यादा आपका जो एसोसिएशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और नेगेटिव होगा। स्ट्रॉन्ग होगा मतलब यहाँ पे काफी अच्छे से बिहेव करेगा, एंड नेगेटिव होगा मतलब काफी अच्छे से इनवर्सली प्रोपोर्शनली बिहेव करेगा, मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा कम होगा। वहीं जितना ज्यादा +1 के पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एज वेल एज यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन की तरह यहाँ पे काम करेगा, मतलब ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। आर का फॉर्मूला क्या रहता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखो वही स्टेप वही रहेंगे, बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन निकालना था, फिर इनको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आपको को रिलेशन चाहिए तो आपको एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, वो है कि आपको एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर और वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे आपने एक्स माइनस एक्स जो निकाला था आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 41014। ऐसे वाई माइनस वाई मीन जो आपका आया था आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ गई। ठीक है, फाइन। अब देखो ये वैल्यूज आपने अच्छे से निकाल दिया। ओके, अब देखो ये जो वैल्यूज है आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे एस वाई मिल जाएगा आपको, जो कि आपका आ रहा है 677.2। वहीं अगर आप इन सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि आपका 10 होगा। तो देखो कोवेरियंस को आप ऊपर लिखोगे तो कोवेरियंस निकालना तो मैंने आपको पता ही हुआ है कि एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार से आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका कोवेरियंस की तरह काम करता है। तो कोवेरियंस आपका 82 है, इसको डिवाइड कर दोगे अंडर रूट में 10 टाइम्स 677.2। अब अंडर रूट क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर डेविएशन नहीं, ये आपका अच्छा ये आपका स्क्वायर डेविएशन नहीं तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्क्वायर डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एज और प्राइस के बीच में यहाँ पे रिलेशन गिवन है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, को रिलेशन निकालेंगे। को रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन निकालेंगे। तो देखो एक्स का डेटा सेट आपके पास है, वाई का डेटा सेट आपके पास है। एक्स का जो मीन है वो हमने निकाला हुआ है, जो कि आपके पास 3 आएगा। आप इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो एक्स माइनस मीन निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक्स माइनस मीन यहाँ पे निकाल सकते हो। सेम काम आप वाई के साथ भी करोगे, तो वाई का मीन निकालोगे जो कि पीछे निकला हुआ, जो कि 4 आया था। आप वाई माइनस मीन का यूज करोगे तो वाई माइनस मीन भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन आपके पास आ चुका है।
ओके, यानी कि आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करोगे, एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन को मल्टीप्लाई करोगे। तो एक्स माइनस मीन वाली वैल्यू को वाई माइनस मीन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा माइनस का, -1 को 1 से करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा, 2 को -2 से करोगे तो -4 आएगा। ओके, अब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कोवेरिएंस की वैल्यू चाहिए जिसको आप ऊपर रखोगे, यानी कि -10। वहीं अब अगर आपको यहाँ पे कोरिलेशन चाहिए तो जो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपके पास आता है वो होता है स्क्वायर्ड करना। तो आपके पास ये जो एक्स माइनस मीन आया था इसका आप होल स्क्वायर यूज करोगे, सिमिलरली वाई माइनस मीन का भी होल स्क्वायर यूज करोगे। तो आपने आपको यहाँ दिख रहा है हम यहाँ पे स्क्वायर यूज करें, तो देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर करा तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 रहा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। वही वाई माइनस मीन की बात करें तो यहाँ पे भी वही सेम काम करने करा है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो ये आपका एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू तो आ ही गई थी। अब नीचे वाली वैल्यू के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट में ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 इंटू 10 करोगे, सॉल्व करके अब प्लस वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इसका मतलब है यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। इसका मतलब अगर एज बढ़ेगी तो प्राइस यहाँ पे रिड्यूस होएगा, उल्टा बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, इवन आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे जो प्राइस है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमें साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो अगेन वही सेम बात रिपीट होगी कि आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। कोरिलेशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब जो दो आपके पास वेरिएबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका नेगेटिव वाले केस में आता है, इसका मतलब ए जो है वो बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है एंड एक बढ़ेगा तो दूसरा हमेशा कम होगा। ठीक है, वहीं अगर आपके कोवेरिएंस की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब आपके जो दो वेरिएबल है उनका आपस में कोई भी कोरिलेशन या कोई भी संबंध नहीं है। ओके, चलिए अब देखो कोरिलेशन का जनरली यूज होता है यहाँ पे प्लॉट बनाने में, जो कि हम यहाँ पे हीट मैप यूज करते हैं। ठीक है, तो हीट मैप आपको दिख रहा है कि जहाँ पे थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये 2016 की रिपोर्ट है कि जहाँ पे ज्यादा गर्मी है वो थोड़ा ज्यादा रेडिश कलर में दिखाई गया, वहीं जहाँ पे थोड़ा हरियाली ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश कलर में दिखाई गया। तो हीट मैप यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, किसके ऊपर वर्क करते हैं, वो रिलेशन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। द पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांस है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल, देयर इज 50% चांस दैट इंडिया विल विन द टॉस। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, इंडिया लगातार टॉस हारती जा रही है एंड 50% चांस है कि अगले मैच में शुभमन गिल यानी कि इंडियन टेस्ट कैप्टन यहाँ पे टॉस जीत जाए। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर इज 30% चांस ऑफ रेन टू करो, हो सकता है कि कल यहाँ पे 30% चांस है कि रेन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, लाइक सिक्के को यहाँ पे टॉस करना या डाई को थ्रो करना या अलग अलग चीजें ऐसे हो सकती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं रहता कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। लाइक जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने डाई को थ्रो करा तो आपको नहीं पता यहाँ पे 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। यहाँ पे सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, सैंपल स्पेस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को ही हम यहाँ पे सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इट्स रिजल्ट इज नोटेड इन अ नोटबुक। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और सैंपल स्पेस की बात करें मतलब क्या क्या रिजल्ट ये दे सकता है, वो हमारा हो गया हेड और टेल। इवेंट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिक आउटकम, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे आउटकम आया उनका जो रिजल्ट होगा उसको ही हम यहाँ पे अगर एक सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पे इवेंट कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जब थ्रो को डाई नहीं डाई को थ्रो करा तो आप यहाँ पे जो आउटकम या ओके चार्ज नहीं है इसलिए चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप। चाहिए तो देखिए जो आपका यहाँ पे इवेंट है वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। यही चीज आपके पास आ सकती है वाइल ई थ्रू अ डाइस। ओके, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि मान लो अगर हमने दो सिक्कों को यहाँ पे एक साथ क्रॉस किया तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल या दूसरा टेल पहला हेड, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इवेंट बना सकते हैं, जैसे हेड ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस पे हेड आएगा, ये कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। तो पहले में हेड यहाँ पे किस पे आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है और थर्ड वाले में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इस पे लिख दिया। हेड ऑन सेकंड टॉस में हेड आएगा, इसकी क्या चांस है, तो पहला वाला है एंड फोर्थ वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, हेड ऑन फर्स्ट और सेकंड टॉस, अब और का मतलब होता है या को हम यहाँ पे यूनियन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो आप इसको यूज करेंगे, या मतलब या तो यहाँ पे पहले वाले जो कॉइन टॉस करेगा उसमें ऐड है या तो सेकंड वाले में टॉस में ऐड है।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इन तीनों ही चीज़ों में यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। वही एंड वाले केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं, ये जो आपको उल्टा आंसर साइन दिख रहा है, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको एंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि दोनों वैल्यू एक साथ ट्रू हो तभी हम यहाँ पे मानेंगे। मतलब पहले में भी आपका यहाँ पे हेड आना चाहिए एंड दूसरे में भी आपका हेड आना चाहिए। तो ऐसा एक ही केस है जो कि है डबल एच वाला। ठीक है, चलिए। अब नल इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है? तो दोज इवेंट हु हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इसको ही हम यहाँ पे नल इवेंट कहते हैं। अगर आप E1 और E2 के बीच में इंटरसेक्शन देखोगे, मतलब क्या कॉमन है ये देखोगे, तो वो हमेशा फाई आएगा। फाई का मतलब होता है नथिंग। ओके, अब इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंड करें, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे टॉस करा है कॉइन, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो टॉस करा उस टॉस का जो रिजल्ट होगा वो अल्फा आएगा। तो अल्फा तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज या तो ऐड आता है या तो टेल आता है, अल्फा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्फा का आना और टॉस का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इनका एक दूसरे पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी तरीके का। ओके, चलिए। तो एक और एग्जांपल है, वी थ्रो अ डाइस। हमने मान लो एक डाइस थ्रो किया, पॉसिबल रिजल्ट अगेन 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। पहला इवेंट हमने मान लिया कि गेटिंग लेस देन 3, तो 3 से कम आपके पास यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 और 2। और गेटिंग मोर देन 5, तो 5 से ज़्यादा आपके पास क्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। इसलिए हम E1 और E2 को क्या कहेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वही म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्या होता है? तो ऐसा इवेंट जो एक साथ प्लेस होता है, एक साथ हम जिसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड है। अब इस कार्ड में मैं बोलूँ 2 कंडीशन लगा दो, मैंने पहली कंडीशन लगा दी कि कार्ड रेड होना चाहिए, तो कार्ड रेड है, हाँ है। और कार्ड का जो नंबर है वो 4 होना चाहिए, तो ये भी है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन एक ही टाइम पे एक ही साथ यहाँ पे प्रूव हो रही है एंड स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों जो इवेंट्स है ये क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आज तक आपको कभी किसी ने भी नहीं दिया, ये अलग कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो देखिए, वी थ्रो अ डाइस वंस। हमने क्या करा, एक डाइस को एक बार थ्रो करा, तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। पहला इवेंट हमने मान लिया इवन नंबर आना, तो इवन नंबर या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट निकालो E1 का, तो पहली बात है इसको रिप्रेजेंट हम E1 डैश से या फिर E1 C से करेंगे। अब इसका मतलब होता है कि E1 के अलावा जो भी आपका यहाँ पे एलिमेंट आ सकता है आप उसको लिखोगे। तो 2 4 6 के अलावा यहाँ पे आपको जो भी आउटकम दिख रहा है आप उसको नोट डाउन कर दोगे, यानी कि 1 3 5। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया इवेंट का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे डेटा सेट को काफी अच्छे से देख सकते हैं एंड उसमें अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस डेटा सेट में हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्कल होते हैं जो अलग अलग यहाँ पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला जो मैंने सर्कल बनाया है ये क्रिकेट फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेड वाला सर्कल है ये फुटबॉल फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो वाला जो है ये टेनिस फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें ये जो अलग अलग एरियाज है इसके उससे हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये इन तीनों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऐसे लोग होंगे जिनको तीनों स्पोर्ट पसंद है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसमें कौन से लोग आ रहे हैं, इस ग्रीन वाले में, तो ग्रीन वाले में वो लोग आ रहे होंगे जिनको यहाँ पे फुटबॉल भी पसंद है एंड टेनिस भी पसंद है बट क्रिकेट पसंद नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग आउटकम निकाल सकते हो। तो ये जब हम क्वेश्चन या सॉल्विंग करते हैं तब हमारे पास ज़्यादा इसका काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते हैं और आपको पता होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ सिंगल कॉइन क्या होगा, आपने एक टॉस करा एक कॉइन को, ठीक है, तो आपका जो आउटकम होगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा। मैंने आपको कंडीशन कर दी थी कि हेड होना चाहिए, तो हेड यहाँ पे कितनी बार आ सकता है, हेड यहाँ पे आपके पास एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 2, तो 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लाई इन बिटवीन 0 to 1। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के इन बिटवीन होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई इसका मतलब जो भी आपका इवेंट है वो कभी हो ही नहीं सकता, उसका होना इम्पॉसिबल है। और अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1 आती है तो इसका मतलब वो 100% होके ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो कोई पर्सन है वो सन पे जाके आइस बात लेना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटीज की, आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वलेंट होता है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अगर आप होल डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वलेंट होता है। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो सकता है, अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो। ओके, अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो मेजरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हमें 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला है मार्जिनल, फिर जॉइंट, फिर कंडीशनल। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सर्वे कंडक्ट कराया गया 500 स्ट्रेंजर्स के इन बिटवीन, और उनसे पूछा गया कि मतलब उनको कौन सा स्पोर्ट पसंद है ज़्यादा, फुटबॉल या क्रिकेट। तो मेल और फीमेल का हमने यहाँ पे लिया, फुटबॉल और क्रिकेट का हमने यहाँ पे लिया। तो आपको दिख रहा है ये कॉन्टिजेंसी टेबल है 2x2 की। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग डेटा सेट गिवन है। मेल जिनको फुटबॉल पसंद है वो 145 है, मेल जिनको क्रिकेट पसंद है वो 155 है। टोटल नंबर ऑफ मेल 300 है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल 200 है, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल फैंस 305 है, टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट फैंस 195 है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता है कि आपका जो भी यहाँ पे इवेंट होता है आपको उसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट से यहाँ पे डिवाइड करना होता है। जैसे 145 को आप 500 से डिवाइड करोगे तो आपके 0.29 आएगा। सिमिलरली 160 को 500 से डिवाइड करोगे तो 0.32, 305 को 500 से डिवाइड करोगे तो 0.61। ऐसे करते करते आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो हर केस की। तो टोटल आपके पास यहाँ पे सारे केस आगे सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है मैंने, टू गेट द प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिवाइड ईच बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो 500 थे। अब अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो नाम से आपको पता चला जॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग टुगेदर, अगर दो इवेंट जो एक साथ हो रहे हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उस पर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों एक साथ होने चाहिए, ये इसको हम ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। ओके, अब आप एग्जाम्पल से समझो। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हु इज मेल एंड लाइक फुटबॉल। अब दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, पहली बात तो मेल होना चाहिए और दूसरी बात फुटबॉल फैन होना चाहिए। तो देखो मेल वाले की प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पे मेंशन है और फुटबॉल वाले की प्रोबेबिलिटी भी मेंशन है। अब मेल भी होना चाहिए और फुटबॉल फैन भी होना चाहिए, तो मेल प्लस फुटबॉल फैन, तो आपको दिख रहा है 0.29। तो यहाँ पे 0.29 प्रोबेबिलिटी है ऐसे मेल्स की जो कि फुटबॉल फैंस हैं। तो ये आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि दो कंडीशन को हम यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं एक साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट की बात करते हैं तो देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो सिमेट्रिकल होता है नेचर में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, मतलब ए एंड बी और बी एंड ए आपस में बराबर होगा। मान लो इसी केस में आपसे पूछता कि ऐसे फुटबॉल फैन जो कि मेल है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भी आप यही कहते हैं, है ना, ऐसे फुटबॉल फैन जो कि मेल है, तो उसका भी आंसर 0.29 ही आता। ओके, अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट हैपनिंग रिगार्डलेस ऑफ द अदर इवेंट। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली जॉइंट नहीं यूज करते, आप इसको कह सकते हो कि जॉइंट के सम को ही हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। आप कह सकते हो कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी के एडिशन से ही हमको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिलती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को लाइक करने वाले यहाँ पे लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो क्रिकेट को लाइक करने वालों की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो क्रिकेट को यहाँ पे मेल भी लाइक करते हैं, फीमेल भी लाइक करती हैं। तो क्रिकेट को लाइक करने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.39, यानी कि 0.31 प्लस 0.08। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्जिनल मेल प्लस क्रिकेट, फीमेल प्लस क्रिकेट, इन दोनों मार्जिनल वालों को आपस में ऐड करें ताकि हमको ओवरऑल क्रिकेट की प्रोबेबिलिटी मिल सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने को ही हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बेसिकली जॉइंट के समीशन से ही आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिलती है। थर्ड की बात करें तो ये आपके पास होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास लगाई होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी एक इवेंट की होने की, एंड हमको ये गिवन होता है कि एक दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हाइल द बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको जो भी दो इवेंट दिए होंगे आपको उसका इंटरसेक्शन ऊपर लिखना होगा, एंड जो भी आपको गिवन वाला होता है उसको नीचे लिखना होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं आगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेफरिंग फुटबॉल गिवन एट ऑब्जर्वर इज फीमेल। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि फुटबॉल को प्रेफर करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है अगर ऑब्जर्वर फीमेल है तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फुटबॉल गिवन दैट द ऑब्जर्वर इज फीमेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन फीमेल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल यानी कि जो आपके पास यहाँ पे जॉइंट वाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल देख लेते कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है 0.40। तो हमने यहाँ पे क्या करा 0.40 को नीचे लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन है यानी कि फीमेल, तो फीमेल और फुटबॉल का कॉम्बिनेशन ये 0.32 हो गया।
तो ये आपके पास क्या है, मार्जिनल वाला हो गया। तो 0.32 को आपने ऊपर लिखा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा। ओके, फिर हमारे पास आती है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही आप कह सकते हैं एक तरीके से एक्सटेंशन होता है। इसमें इसको हम कब यूज करते हैं, बेस थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रोबेबिलिटी दैट हेल्प्स अस इन अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन द न्यू इन्फॉर्मेशन और एविडेंस। अब देखो बेस थ्योरम में क्या रहता है, हमारे पास एक इवेंट ऑलरेडी हमको दिया गया होता है एंड उसके बेसिस पे पूछता है कि अगर ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो आप बताओ कि ये इवेंट किसी और पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेम चीज को आप यहाँ पे नीचे लिखोगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डैश या ए बार इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप जब क्वेश्चन करोगे तभी आप इसको ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको जब आप एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन यूज करोगे स्टैट्स को, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसका डायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन और रूल दैट डिस्क्राइब हाउ द प्रोबेबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो डेटा सेट है, जब आपने उसका हिस्टोग्राम बनाया और उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ज्वाइन करा तो आपके पास एक कर्व ऑब्टेन हुआ होगा। अब ये कर्व आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आपका जो डेटा सेट है वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आपकी मिडल वैल्यू कैसे आ रही है, आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे जो 3 वाले एलिमेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसको मतलब 3 वालों की यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है या 3 आने के चांसेस ज़्यादा है, डाइस की बात करें हम। ओके, तो ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि किसी भी चीज़ के होने की चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अब ये कब आपके काम आता है, ये आपके काम तब आता है जब आपके पास जो लाइक नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 100 बार, 1000 बार। तो जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं तब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। चलिए, अब टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा होता है DPD एंड ये होता है हमारे पास CPD। ओके, अब डिस्क्रीट वाले का यूज़ कब करते हैं, तो यूज्ड व्हेन द रैंडम वेरिएबल टेक्स काउंटेबल वैल्यू। तो डिस्क्रीट नाम से आपको पता चल रहा है कि जब हमारे पास यहाँ पे सर्टेनिटी होती है किसी भी इवेंट की एंड हमें यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो काउंटेबल होती हैं, ये गिवन होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, रोलिंग अ डाई। तो रोलिंग अ डाई आपको पता है कि आपका जो आउटकम होगा वो 1 से 6 तक ही हो सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब अगेन आप इसको देख भी सकते हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये आपके पास हो जाएगा 1/6। ठीक है, 6 में से एक की बार यहाँ पे बना सकता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के चांसेस कितने होंगे, 1/6। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 करोगे तो ये भी अगेन 1/6 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 आने के चांसेस कितने हैं, एक ही बार 4 आ सकता है आउट ऑफ 6, है ना। 5 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 और 6 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आपका 6/6 आएगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आपके पास 1 आने वाली है। ठीक है, तो समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ये हमेशा आपके पास बनाने वाला होता है। अब ये जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड होता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इस फंक्शन का नाम होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम PMF भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो, यूज्ड व्हेन द रैंडम वेरिएबल टेक्स इनफिनाइट और अनकाउंटेबल वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूअस वाले को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो अनकाउंटेबल होती है या इनफिनाइट होती है। ठीक है, मतलब हमें आइडिया नहीं रहता कि कब तक ये बढ़ेगी। एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक होगी हमें पता है नहीं। वो अब किसी किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकती है 7 इंच हो, किसी की 7 इंच 7 फुट हो, 7 इंच तो ये तो कुछ और हो गया। सॉरी, किसी किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकता है कि यहाँ पे 7 फुट हो, किसी स्टूडेंट की 6 फुट हो, किसी स्टूडेंट की 5 फुट हो। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी आर असाइंड टू इंटरवल्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू यूजिंग डेंसिटी कर्व। अब यहाँ पे हम जो इंटरवल्स होते हैं उनको डेंसिटी कर्व्स के बेसिस पे यूज करते हैं, हमें यहाँ पे प्रीडिफाइंड नहीं होता है। ओके, अब अगेन
जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनको सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन प्री डिफाइंड होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि पीडीएफ। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो हमें पढ़ना है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिंपल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू मॉडल सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। तो बर्नौली को कब हम यूज करते हैं? बर्नौली को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो आउटकम होता है वो दो ही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या फिर आप कह सकते हैं या तो यस होगा या तो नो होगा, या फिर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपका जो आउटकम होगा वो हमेशा बाइनरी होगा, या तो हाँ या तो ना। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल आपके फिक्स होते हैं, यहाँ पे एक ही ट्रायल होता है, मतलब एक ही बार आप कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अगर सिक्का यहाँ पे एक उछाला, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हेड आएगा, इसकी ये प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको पता है दो ही चांस होंगे, या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि या तो आपको सक्सेसफुल मिलेगी या तो आपको फेलियर मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 1 यूज करते हो अगर आप सक्सेसफुल होते हो, एंड 0 यूज करते हो अगर आपको फेलियर प्राप्त होता है तो। ठीक है, अब देखो फंक्शन जो रहता है वो कुछ इस प्रकार करता है, पी की पावर में एक्स 1 माइनस पी की पावर में 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस पी की जगह आप कई बार क्यू भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 माइनस पी को हम क्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्यू होता है इसको हम फेलियर कहते हैं, ये 1 माइनस पी के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो पी की पावर में एक्स 1 माइनस पी की पावर में 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जब आपको फेलियर मिलेगा तो आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे। ओके, सॉरी। अब यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आपका मीन होता है, या फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, वो पी के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि आपका जो सक्सेस रेट होता है उसके बराबर रहता है। ठीक है, वेरिएंस की बात करें यानी कि सिग्मा स्क्वायर या वायरक्स से भी आप तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारा पी क्यू होता है, या फिर आप इसको पी टाइम्स 1 माइनस पी भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बर्नौली का ही आप कह सकते हो एक्सटेंशन है, क्योंकि देखो बर्नौली में क्या होता है, हम एक ही बार ट्रायल करते हैं, बट अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास आ जाए सक्सेस या फेलियर वाले केस में, तो उस जगह में हम यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ओके, अब आपको ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं ये बस थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप इसको यूज करोगे तो ऑब्वियसली ये सब आपको पहले से मेंशन रहेगा, पहले सबको गिवन रहेगा। ठीक है, चलिए द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दोबारा कर लेते हैं। द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल वेयर ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम, सक्सेस और फेलियर। तो अगेन वही सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं एंड हमारे जो आउटकम होते हैं वो दो ही हो, यानी कि सक्सेस और फेलियर, तो इस पर्टिकुलर केस में हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रिपीटेड बर्नौली ट्रायल्स भी है। ठीक है, अब किस केस में बायनॉमियल को हमें यूज करना होता है? अगर आपका एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स रिपीट हुआ है, हर ट्रायल के यहाँ पे दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल, मतलब वही है कि जो नंबर ऑफ फेलियर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बराबर होगी। ठीक है, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी का भी किसी भी ट्रायल पे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मीन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो मीन होता है वो एनपी के बराबर होता है, मीन को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस आपका यहाँ पे एन पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन पी और क्यू की जगह हम चाहो तो 1 माइनस पी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मीन और वेरिएंस होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करोगे, सॉरी पीएमएफ की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करोगे बायनोमियल के लिए, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एन सी एक्स। ठीक है, ये जो ऐसे बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपका कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एन सी एक्स, तो कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला पता है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। ओके, यही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, पी की पावर में एक्स और क्यू की पावर में एन माइनस एक्स, तो ये लगातार आपको ट्रायल करते रहना होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, इसको जब आप क्वेश्चन से सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। अब इस कोर्स में आपको, क्योंकि आप बैगनर की तरह मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ, तो अभी आपको मैं सारे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जब हम बाद में जब इस पूरे वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, मैं आगे के जो अगला पार्ट है इस वीडियो इस कोर्स का वो भी बना दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे डिमांड करोगे तो मैं आपको अलग काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी ला के दे दूंगा, जिसमें आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीख जाओगे, कैसे आपको यहाँ पे इन सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है इन योर प्रॉब्लम्स, इन योर क्वेश्चंस, ये सब भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। तो जब हमारे पास कोई फिक्स नंबर ऑफ स्पेस या टाइम होता है, उसके अंदर अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, तो उस केस में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट एवरेज रेट भी गिवन होता है जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। जो लैम्बडा होता है उसको हम एवरेज रेट भी कहते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है और एक अननोन वैल्यू होती है। दो इवेंट कभी भी एग्जैक्ट एक सेम टाइम पे नहीं हो सकते हैं। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है लैम्बडा की पावर एक्स ई की पावर में माइनस लैम्बडा अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे जो आपका एक्स होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो लैम्बडा होता है वो एवरेज रेट या फिर मीन नंबर ऑफ ऑकरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ई जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.718। अगर मीन की बात करोगे तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्बडा के बराबर रहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड where most value cluster around the mean and fewer value appear as you move away in either direction। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो वो कर्व किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा वो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं, लेकिन जिन कर्व में यहाँ पे जो मेजर वैल्यूज होती है वो आपके मीन के आसपास होती है। ठीक है, यानी कि एक बेल शेप स्ट्रक्चर टाइप का बनाती है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ गिवन है, आपको दिख रहा है ये एक बेल टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे बेल ऐसे नहीं होता, आपको बेल इसमें दिख रहा होगा। अगर आप समझदार हो तो, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेल इसी टाइप का होता है ना, देखो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही तो होता है ना, ये घंटी बजती है टन टन टन। ओके, तो देखो ये बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेल कर्व भी इसको आप कह सकते हो। ओके, अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात करें, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है 1 अपॉन में सिग्मा टाइम्स अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है? नहीं। प्रैक्टिस करने की जरूरत है? हाँ। इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अगेन क्वेश्चन करेंगे तब इसको ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो म्यू होता है वो मीन रिप्रेजेंट करता है, जो सिग्मा होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, तो ये आपका बेल कर्व होता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेल कर्व को फॉलो करता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इतना जरूरी है, कितना फायदेमंद है? क्योंकि देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन मीडियन मोड इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ये सिमेट्रिकल होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे आपस में बराबर होते हैं। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो मीन मीडियन मोड होता है वो जनरल केस में बराबर तो होती है, लेकिन इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर ये तीनों बराबर है एंड इनकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट है, एज वेल एज अगर आपका यहाँ पे जो सिग्मा है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है, तो इस पर्टिकुलर केस को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, चलिए अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करते हैं, सीएलटी की। तो सीएलटी क्या कहती है? तो देखो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको अच्छे से समझना। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन स्टैट्स। इट स्टेट्स दैट व्हेन यू टेक रैंडम सैंपल फ्रॉम एनी पॉपुलेशन विद इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन will tend to be normally distributed if the sample size is sufficiently large, generally n greater than or equivalent to 30। अब अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 30 से ज्यादा है तो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो टेंड करने लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करने में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिसमें आप नंबर ऑफ ट्रायल है, लाइक अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने यहाँ पे एक कॉइन लिया, ठीक है, उस कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपने 100 बार टॉस करा तो उसका कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कैसे बनेगा। मान लो कि इसका कर्व ऐसे बन रहा है, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे 1000 की जगह 10,000 बार ट्राई करा तो उसका कर्व ऐसे बन रहा है, फिर 10,000 की जगह आपने यहाँ पे लाइक 1,00,000 बार करा तो ऐसे करा। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करता जाता है। मतलब आपका अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा बेल शेप बनेगा। अगर आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो 30 है उससे ज्यादा है, ठीक है, जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ओके, चलिए अब देखिए, अप्लाई टू एनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इवन इफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल। मान लो अगर इनिशियली यहाँ पे जब आपने ट्रायल स्टार्ट करा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका परनोली था, लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते गए वैसे वैसे क्या होगा, वो टेंड करता जाएगा एंड कन्वर्ट होता जाएगा इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिंपल सी बात क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल 30 से ज्यादा है तो चाहे कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है। एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ साइज, मतलब साइज ऑफ सैंपल साइज बढ़ेगा, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी,
जैसे जैसे यहाँ पे सैंपल साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो और ज़्यादा नॉर्मल होता जाएगा। ठीक है, अब सेंसिटिविटी टुवर्ड आउटलायर की बात करते हैं तो देखो आउटलायर के आने से मीन पे, मीडियन पे, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर आउटलायर आया तो जो मीन की वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो बदल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, मान लो आपके पास यहाँ पे डेटा सेट ये रहा 10, 12, 13, 14, 15 ये आपके डेटा सेट है। आपने अगर इसका मीन निकालोगे मतलब इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है? तो आपका जो मीन आएगा वो 12.8 आएगा। अब आपने इसमें एक आउटलायर ऐड कर दिया 100। अब जैसे आपने 100 को ऐड कर दिया तो 10, 12, 13, 14, 15 और 100 इन सबको आपने ऐड करा और 6 से डिवाइड करा इसका नया मीन निकालने के लिए। तो आपको दिख रहा है जो नया मीन है वो 27.3 आ रहा है। तो ये डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब मीन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ ऑफ या ड्यू टू आउटलायर। तो मीन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द आउटलायर। सिमिलरली अगर देखा जाए तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं। मोड जो होता है वो सबसे कम यहाँ पे सेंसिटिव होता है टुवर्ड द आउटलायर। मोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहीं मीडियन जो होता है उसको भी कोई खास ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हो। जो डेटा सेट है वो यही सेम डेटा सेट है। यहाँ पे अगर आप मीडियन देखोगे तो 13 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे 100 ऐड कर दिया तो भी यहाँ पे आपका जो मीडियन आएगा वो 13 ही आएगा। ओके, फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे मीडियन को बहुत कम यहाँ पे फ़र्क पड़ता है आउटलायर की वजह से। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो जो अभी हमने केस पढ़ा था कि अगर हमारे पास मीन मोड तीनों की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करता है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स रहती हैं। जैसे यहाँ पे एम्पिरिकल रूल वर्क करता है। एम्पिरिकल रूल क्या कहता है? 68% ऑफ वैल्यू जो रहती है वो प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन पे यहाँ पे लाई करती हैं। अब देखो जो म्यू होता है वो आपका मीन होता है। म्यू मीन से म्यू माइनस सिग्मा यानी कि ये आपका फर्स्ट डेविएशन हो गया कि ये कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट डेविएशन कह सकते हो। ठीक है, तो मीन से ये फर्स्ट डेविएशन डिफरेंस हो गया। ठीक है, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस। ठीक है, 1 वाला डिफरेंस हो गया। वही मीन से अगर यहाँ पे आप देखोगे म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा, यहाँ अगर डिफरेंस देखोगे तो ये आपका प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ नहीं आ रहा? थोड़ा और डिटेल में कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे रीजन बटे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये जो आपका स्किन कलर का या रेड कलर मान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहता है। मतलब यहाँ पे म्यू से यानी कि आपके मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंस पे है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का 68% होता है। ये आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा फिक्स रहता है। अब अगर बात करें यहाँ पे ये ब्लू वाले रीजन की, तो ब्लू वाले रीजन में आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो ये आपका प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो 95% ऑफ जो आपका डेंसिटी रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वो यहाँ पे कन्फाइंड रहता है। वहीं अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाओगे तो 99.73% ऑफ डेंसिटी यहाँ पे डिस्क्राइब होती है। ओके, तो ये फैक्ट बेस्ड है, ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए, बेल शेप स्ट्रक्चर रहता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल रहता है। टोटल एरिया अगर आप निकालोगे कर्व का तो 1 आएगा, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 100 आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों आपका 0 के बराबर रहता है, तो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, मतलब एकदम ओरिजिन के ऊपर ही ऐसे बीचों बीच कट रहा होगा। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाइट वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी बताओ तो कितनी आएगी? अब देखो ओवरऑल एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। क्लियर, टोटल प्रोबेबिलिटी कवर है पूरे एरिया की कितनी है? 1। अगर मैं व्हाइट वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो कितनी आएगी? 0.5 एंड रेड वाले की पूछूंगा तो 0.5 अगेन। यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड रहती है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जेड स्कोर का। जेड कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से हम यहाँ पे जेड निकालते हैं। एक्स यहाँ पे आपकी रो वैल्यू होती है जो कि आपको गिवन रहेगी, म्यू आपका मीन होता है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जेड स्कोर आपको बताता है कि आप कितने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे डिस्टेंस पे हो मीन के कंपेरिजन में। ओके, अब प्रोबेबिलिटी रहती है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, या प्रोबेबिलिटी आपको पता ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस एक्स की जगह आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको माइनस का साइन रिमूव करना है तो 1 माइनस वाले फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जेड एंड जेड लेस देन बी, ये वाला जो रहता है आप इसको चाहो तो यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल वाले फॉर्मेट में लिख सकते हो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल वही वाला लगा रहे हैं। और अगर मॉडुलस वाला गिवन रहेगा तो यहाँ पे इसका फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है 2 टाइम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए। ठीक है, चलिए अब ये आपका जेड स्कोर टेबल रहता है, ये टेबल हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर
आपका यहाँ पे जो भी आप यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ये प्री डिफाइंड रहता है, ये फिक्स्ड वैल्यूज रहती हैं जेड की। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन -1.27 आपको चाहिए, तो आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे माइनस को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अगर आपको यहाँ पे माइनस को रिमूव करना है तो आपको 1 माइनस वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, राइट, है ना। तो देखो, अच्छा बाय द वे यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव को रिमूव करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे ये लेस देन और इक्विवेलेंट वाला साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नेगेटिव में है तो ठीक है, तो नेगेटिव में है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्विवेलेंट टू 1.27। अब देखो 1.27 आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो देखो 1 ये रहा और 1.27 चाहिए, ठीक है। तो 1.2 पहले देखते हैं, तो 1.2 आपका कहाँ है, 1.2 आपका ये रहा। अब 1.27 चाहिए, तो 1.2 तो आपको यहाँ से दिख गया। अब 1.27 के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 0.07 कैसे है। तो देखो इनको कंबाइन करके हमारे पास यहाँ पे 1.27 आया, देखो 1.2 और इधर 0.07 है, राइट। तो 0.07 आप इनको ऐड करोगे तो 1.27 आएगा, राइट। अब इनमें अगर आप कॉमन वैल्यूज देखोगे, मतलब देखो यहाँ से आप बनाना चालू करो। ओके, एक ये हो गया एंड ये हो गया। अब ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, 0.898, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1.27 वाले की वैल्यू हो गई हमारे पास। कहाँ गया, ओके गायब हो गया, 0.898 ये रहा, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 की जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ये जो इक्वल लेस देन वाला फॉर्मेट होता है इसको हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब भी इस टेबल को हमें यूज करना होगा, इस वाले टेबल को, हमेशा ये लेस देन वाला फॉर्मेट हमें चाहिए होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन को साइन अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस वाले फॉर्मेट में लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.9772 होती है। हम चाहे तो 1 माइनस 0.9772 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया वही इन बिटवीन वाला केस आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लगा सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू -2 बना गया, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल वही वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू 4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओके टेबल में यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2.6 तक की है, शायद आगे वाली वैल्यूज गायब होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप जेड स्कोर टेबल में देखोगे या इसको आप ऑनलाइन भी सर्च मार सकते हो, जेड स्कोर में जेड की वैल्यू जब 4 की इक्वलेंट होती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.999। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू -2.1 है। अब नेगेटिव का साइन हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2.1 यूज कर सकते हो, राइट। अब 2.1 वाली वैल्यू तो आपके पास गिवन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे फर्दर वैल्यू स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम आप यहाँ पे फर्दर अप्रोच है। अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे जेड की जगह एक्स वाले फॉर्मेट में दिया हो तो पहले आपको जेड बनाना पड़ेगा। जेड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अभी आपने पीछे देखा भी था, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, तो देखो मीन आपको 5 गिवन है, मतलब म्यू आपके पास 5 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी 2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5 है, तो हमें जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 आपने यूज कर ली, 5 माइनस म्यू कितना है 5, तो 5 माइनस 5 अपॉन में 2, तो जेड की वैल्यू 0 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्विवेलेंट टू 0 कितना आ गया 0.5। तो ये तो फिक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यहाँ पे कितना होता है 0.5। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 8। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जेड निकालेंगे। तो अगेन वही एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो एक्स की जगह 8 रखा, म्यू की जगह 5 रखा है, सिग्मा की जगह 2 रखा है, इसको सॉल्व करने में 1.5 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.5 आ गया। अब हमें ग्रेटर देन वाला साइन कभी नहीं चाहिए था, हमेशा लेस देन वाला फॉर्मेट हमें चाहिए रहता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्विवेलेंट टू 1.5 हमने कर दिया, ठीक है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होती है क्वेश्चन में, तो देखो 1.5 की वैल्यू कितनी है 0.9332, तो यहाँ पे हम यही वैल्यू का यूज कर रहे हैं 1 माइनस 0.9332। इसको सॉल्व करने में हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स क्या होता है, तो देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम क्या करते हैं, हमें समराइजेशन डेटा गिवन रहता है, मतलब बेसिकली जो भी डेटा रहता है वो हमें डायरेक्टली बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने कह दिया कि मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में डेली 2 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मैंने एस्टिमेट ऐसे रैंडमली बोल दिया कि 2 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हुई ये एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स काम करेगी, बिकॉज ये आपको समराइजेशन दे रही है, ये आपको बस बता दे रही है कि हाँ
2 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पे डेली ट्रैवल करते हैं दिल्ली मेट्रो में, ठीक है? ज़्यादा ही करते होंगे वैसे तो, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। अब इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स की बात करते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में क्या होता है, हम यहाँ पे कंक्लूज़न निकालते हैं किसी चीज़ का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लो ऐसे कह दिया कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के 4 बच्चे लिए, वही सबसे पहला वाला एग्ज़ाम्पल। क्लासरूम के 4 बच्चे उठाए, 4 बच्चों का हमने यहाँ पे टेस्ट लिया, उन टेस्ट के बेसिस पे हमने पूरी क्लास के बारे में यहाँ पे एक कंक्लूज़न निकाल दिया। तो ये वाला जो स्टैट्स होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट होगा, ये आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में आएगा, ठीक है? तो डायरेक्ट समरी या डायरेक्ट एक स्टेटमेंट देना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आता है, एंड किसी सैंपल के से किसी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देना, ये आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में आता है। ओके, चलिए, तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको इस तरीके का कंटेंट और भी ज़्यादा चाहिए, अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैनल पे कंटेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब तक मैं आईआईटी मद्रास के बारे में यहाँ पे वीडियो डाल रहा था एंड उसका ही कंटेंट पोस्ट कर रहा था, बट मुझे कहीं न कहीं थोड़ा लगता है कि मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कंटेंट में। तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अलग-अलग जो स्किल्स हैं, उनके बारे में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अलग-अलग जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अलग-अलग कोर्सेज़ आपको खुद सिखाने वाला हूँ। तो बहुत तगड़ा-तगड़ा कंटेंट आपके पास आने वाला है। एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए और ज़्यादा लाता रहूँ, तो आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट कर सकते हो बाय डोनेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपको सही लगता है। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है, वो आप डोनेट कर सकते हो। जो भी आप मनी डोनेट करोगे, उसको हम यूज़ करेंगे और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? एक चीज़ और कि जनरली यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स होते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं यहाँ पे चैनल को। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% मतलब 10 में से 7 लोग जो यहाँ पे वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। अब आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थोड़ा-सा यहाँ पे लाइक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है। तो मेक श्योर आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको जल्द से जल्द पार्ट 2 भी चाहिए इस कोर्स का, तो यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट कर देना, ब्रिंग पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी बता देना। एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह, तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है? ऑल्सो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर दूँगा, सो दैट आपको यहाँ पे स्पेसिफिक नोट्स भी मिल जाए चैनल के। ठीक है? इस पर्टिकुलर वीडियो के भी नोट्स भी मैं यहाँ पे वो अपलोड कर दूँगा, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना। ओके? चलिए, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।